8 रीतिमुक्त काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए अथवा रीतिमुक्त काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। परिचय। रीतिकाल की वह धारा जिसने दरबारी नियमों, रूढ़ियों और शास्त्रीय बंधनों को तोड़कर हृदय की स्वतंत्र अनुभूतियों को स्वर दिया, रीतिमुक्त कहलाई। प्रमुख रचनाकार और रचना: घनानंद। रचना: सुजान हित। 10 मुख्य बिंदु। स्वच्छंद प्रेम। यहाँ प्रेम किसी बाहरी नियम से नहीं बंधा, बल्कि यह हृदय की सहज, स्वाभाविक और स्वतंत्र पुकार है। विरह की प्रधानता। संयोग की तुलना में वियोग, विरह की पीर का चित्रण अत्यंत मार्मिक और गहरा है। आत्मानुभूति और आत्मवक्ता। कवियों ने दूसरों की प्रशंसा के बजाय अपनी निजी पीड़ा और अनुभवों को कविता का आधार बनाया। शास्त्रीय बंधनों से मुक्ति। इन्होंने लक्षण, उदाहरण, अलंकार और नायिका भेद के पुराने ढांचों को पूरी तरह त्याग दिया। भाव प्रवणता। बुद्धि और चमत्कार की जगह हृदय के आवेग और सच्ची भावनाओं को प्रधानता दी गई। पीड़ा का उदात्तीकरण। विरह की तड़प को शारीरिक धरातल से उठाकर आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाना। लाक्षणिक ब्रजभाषा। शब्दों के सीधे अर्थ के बजाय व्यंजना और लक्षणा का प्रयोग कर भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाया। प्रकृति का उद्दीपन रूप। प्रकृति विरही हृदय की पीड़ा को और बढ़ाने वाली दिखाई गई है। सूफी प्रभाव। इनके प्रेम में सूफियों जैसी तन्मयता, सादगी और आध्यात्मिक गहराई देखी जा सकती है। स्वतंत्र और विद्रोही व्यक्तित्व। ये कवि दरबारी होकर भी बनावटीपन के विरोधी और मानसिक रूप से स्वतंत्र थे। संबंधित साहित्य। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत। घनानंद। निष्कर्ष। रीतिमुक्त काव्य रीतिकाल की जड़ता और शुष्क कलात्मकता के बीच हृदय की सच्चाई और प्रेम की एक शीतल धारा है, जो आज भी पाठकों को आकर्षित करती है। प्रश्न 9। आधुनिक काल तथा उसके विविध उपखंडों के नामकरण संबंधी विवाद पर विचार कीजिए। परिचय। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का आगमन मध्यकालीन जड़ता को तोड़कर नवजागरण के साथ हुआ। ये काल चेतना और शिल्प दोनों स्तरों पर व्यापक बदलाव लेकर आया। प्रमुख रचनाकार और रचना: भारतेंदु हरिश्चंद्र। रचना: भारत दुर्दशा। 10 मुख्य बिंदु। गद्य काल बनाम आधुनिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य की प्रधानता के कारण इसे गद्य काल कहा, जबकि अन्य विद्वानों ने इसे आधुनिक काल कहना उचित समझा। भारतेंदु युग, पुनर्जागरण काल। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे पुनर्जागरण काल कहा, जहां प्राचीन और नवीन प्रवृत्तियों का समन्वय मिलता है। द्विवेदी युग, जागरण सुधार काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसे भाषा परिष्कार और अनुशासन का काल माना गया। छायावाद का नामकरण: मुकुटधर पांडेय ने छायावाद शब्द दिया, जिसे शुक्ल जी ने शैली विशेष माना। प्रगतिवाद। मार्क्सवादी विचारधारा के प्रभाव में आए शोषक शोषित द्वंद्व वाले साहित्य को प्रगतिवाद कहा गया। प्रयोगवाद। अज्ञेय द्वारा नई राहों के अन्वेषण के रूप में इसे नाम दिया गया। नई कविता। प्रयोगवाद के बाद की कविता को उसके नए भावबोध के आधार पर नई कविता कहा गया। साहित्यिक विधाओं का विस्तार। नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंध का विकास इस काल की प्रमुख पहचान बना। जनचेतना का प्रभाव। राष्ट्रीय आंदोलन और समाज सुधार की लहरों ने नामकरण के विभिन्न आधार तय किए। विवाद का मुख्य कारण: किसी एक प्रवृत्ति की प्रधानता न होकर बहुआयामी विकास होना ही विवाद का केंद्र रहा। संबंधित साहित्य। निज भाषा उन्नतियां हैं, सब उन्नति को मूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र। निष्कर्ष। आधुनिक काल का नामकरण केवल समय सूचक न होकर एक विशेष बौद्धिक, सामाजिक और साहित्यिक परिवर्तन का परिचायक है। प्रश्न 10। अपभ्रंश साहित्य के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। का परिचय दीजिए। परिचय। अपभ्रंश भाषा प्राकृत और आधुनिक भारतीय भाषाओं, जैसे हिंदी, के बीच की कड़ी है। ये हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका है और भारतीय संस्कृति के संक्रमण काल का जीवंत दस्तावेज है। प्रमुख रचनाकार और रचना: स्वयंभू। रचना: पौंचरियु। अपभ्रंश का रामायण। 10 मुख्य बिंदु। कालखंड। अपभ्रंश साहित्य का मुख्य समय लगभग 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य माना जाता है। भाषाई विकास। ये प्राकृत की व्याकरणिक जटिलता से निकलकर व्याकरण के कड़े नियमों से मुक्त हुई और सरलता की ओर बढ़ी। जैन साहित्य। अपभ्रंश का सर्वाधिक और व्यवस्थित साहित्य जैन मुनियों द्वारा अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए लिखा गया। सिद्ध और नाथ साहित्य। बौद्ध सिद्धों ने चर्यापदों के माध्यम से और नाथों ने उपदेशों के लिए अपभ्रंश का प्रयोग किया। वीरगाथा काव्य, संदेश रास्क जैसी रचनाओं में वीर और श्रृंगार रस का संगम मिलता है। छंदों का प्रयोग। दूहा, दोहा अपभ्रंश का मुख्य, सबसे प्रिय और लोकप्रिय छंद बना। लोक भाषा के निकट, यह भाषा संस्कृत की तुलना में जनसामान्य के अधिक करीब थी। कथात्मकता और चरित काव्य। इस काल में पौराणिक, लौकिक प्रेम कथाओं और महापुरुषों के चरित काव्यों का विस्तार हुआ। हिंदी का पूर्व रूप। अपभ्रंश के अवहट रूप से ही आगे चलकर अवधी, ब्रज और खड़ी बोली, पुरानी हिंदी का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रमुख कवि: स्वयंभू, अपभ्रंश का वाल्मीकि, पुष्पदंत और धनपाल ने इस साहित्य को समृद्ध किया।
संबंधित साहित्य भल्ला हुआ जुमारिया, बहिनी महारा कंतु, हेमचंद्र निष्कर्ष, अपभ्रंश साहित्य ने ही आधुनिक हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि तैयार की और छंद, विधा तथा शब्दावली की ठोस विरासत प्रदान की। प्रश्न 11। आदिकालीन धर्म संबंधी साहित्य का परिचय दीजिए। विवेचन कीजिए। परिचय। आदिकाल केवल राजाओं की स्तुति का काल नहीं था, बल्कि इसमें धार्मिक चेतना, दर्शन और अध्यात्म की भी एक सशक्त धारा प्रवाहित थी। प्रमुख रचनाकार और रचना: सरहपा, दोहाकोश और गोरखनाथ, गोरखबानी। 10 मुख्य बिंदु: सिद्ध साहित्य, 84 सिद्धों द्वारा रचित साहित्य, जिसमें आध्यात्मिक साधना और बाह्याडंबरों का विरोध मिलता है। नाथ साहित्य, गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित, जिसमें हठयोग, संयम, इंद्रिय निग्रह और अंतर्शुद्धि पर बल दिया गया। जैन साहित्य, पश्चिम भारत में रचित, जिसमें अहिंसा, नैतिकता और पौराणिक कथाओं को जैन रूप में प्रस्तुत किया गया। साधना पद्धति, सिद्धों में वाममार्गी साधना थी, जबकि नाथों ने उसका विरोध कर संयम का मार्ग अपनाया। गुरु महिमा, सभी धार्मिक धाराओं, विशेषकर सिद्ध और नाथ, में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया। बाह्याडंबर का विरोध, इन्होंने ब्राह्मणवाद, पाखंडों, जाति पाति के भेदभाव और थोथे कर्मकांडों पर कड़ा प्रहार किया। रहस्यवाद, अंतःसाधना, शून्य की प्राप्ति और आध्यात्मिक अनुभूतियों को प्रतीकों के माध्यम से समझाया गया। सदुक्कड़ी का आधार, नाथों और सिद्धों की भाषा ने ही आगे चलकर कबीर की उल्टबांसियों और सदुक्कड़ी भाषा का आधार बनाया। लोक कल्याण, धर्म को जटिल कर्मकांड से निकालकर व्यक्तिगत शुद्धि और मानवीय समानता तक लाया गया। काव्य रूप, चर्यापद, दोहा शैली और कथात्मक रास ग्रंथों का व्यापक प्रयोग हुआ। संबंधित साहित्य: 9 लख पात्री आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, गोरखनाथ निष्कर्ष। आदिकालीन धार्मिक साहित्य ने भक्तिकाल की वैचारिक और दार्शनिक जमीन तैयार करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। प्रश्न 12।